नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनगणना 2011 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं 2011 की जनगणना को लेकर के इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं वो आपसे लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन सभी नंबरों को एक सिंपल तरीके से और एक इफेक्टिव वे में मैं आपके सामने रख सकूं, ताकि आपको इनको याद करने में, कंपेयर करके याद करने में, कहां पर आपको जनसंख्या में याद करनी है, कहां पर परसेंटेज में याद करना है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर कर जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, वो सब हम इस वीडियो में यहां पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सिर्फ उत्तराखंड की जनसंख्या के बारे में या उत्तराखंड की जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा 2011 का केवल उत्तराखंड का डाटा मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं पूरे इंडिया के 2011 की जनगणना के नंबर्स को यहां पर देखते हैं। सबसे पहले जनगणना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको कवर करेंगे और फिर डायरेक्ट चलेंगे नंबर्स की तरफ। आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश कौन है? तो देखिए, सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कहां से हुई? अगर हम आधुनिक युग की बात करते हैं, आधुनिक युग का मतलब है आधुनिक पद्धति के साथ प्रॉपर तरीके से जनगणना कराने वाला पहला देश, तो ये था स्वीडन। स्वीडन ने 1749 में अपने यहां पर जनगणना करवाई थी और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। तो एक तो आपको ये याद करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दशकीय जनगणना शुरू करने वाला पहला देश। देखिए, जनगणना की शुरुआत तो स्वीडन ने करी, लेकिन दशकीय जनगणना यानी कि हम हर 10 साल में जनगणना को करेंगे, तो नियमित जनगणना की शुरुआत ये अमेरिका ने करी 1790 में। तो जनगणना की शुरुआत पूछेगा तो स्वीडन बताएंगे, नियमित जनगणना की शुरुआत पूछेगा, दशकीय जनगणना की शुरुआत पूछेगा, अमेरिका बताएंगे 1790 में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भारत में जनगणना की शुरुआत किसने करी थी? तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, ठीक है। और ये मेयो के शासनकाल में हुई थी। उस समय जो भारत का वाइसरॉय था वो मेयो था। तो मेयो के द्वारा भारत में पहली जनगणना करवाई गई, इसको आपने याद करना है, ठीक है। और इसी प्रकार चौथा पॉइंट है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने करी? तो नियमित जनगणना यानी कि हर 10 साल में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई, रिपन के द्वारा करी गई। फिर से क्वेश्चन पूछेगा भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? आप बताएंगे 1872 मेयो के काल में। अगर पूछेगा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तब आप बताएंगे 81 रिपन के शासनकाल से, ठीक है। अगला पॉइंट है महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो महान विभाजक वर्ष ये कहा जाता है 1921 को। इसको आपने याद करना है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो 1921 में जनगणना हुई थी, किस दशक की जनगणना थी? 1911 से लेकर के 1921 के बीच की। इसके नंबर सामने आए 1921 में, और यह आखिरी मौका था जब भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी, भारत की जनसंख्या में जो बढ़ोतरी थी वो यहां पर नहीं हुई, भारत की जनसंख्या यहां पर कम हुई। और इस वर्ष के बाद से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए इस वर्ष को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। इसको आपने याद करना है। सीधा क्वेश्चन बनता है महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? आप बताएंगे 1921 को। भारत की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम कब रही थी? जो जनसंख्या वृद्धि दर थी सबसे कम कब रही? तो वो था 1921 वाला, ठीक है। इसको आपने याद करना है। 2011 की जनगणना ये देश की 15वीं जनगणना थी, इसको भी याद करना है। और 2021 में जो जनगणना होनी थी ये होगी 16वीं जनगणना, जिसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है कोरोना के कारण। तो ये भी आपकी जल्द इसके नंबर सामने आएंगे। ये कौन सी वाली होगी? ये 16वीं वाली होगी। जो 11 में हुई वो 15वीं हुई। और इसी 15वीं जनगणना से आपसे सबसे ज्यादा सवाल अभी भी पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपसे एक ना एक क्वेश्चन डाल देता है कि 2011 के अनुसार नंबर्स बताइए। तो आपको उन्हीं नंबर्स को हम यहां पर कवर करेंगे, एक प्रॉपर वे में टेबल के रूप में कंपेयर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको सारे नंबर को याद करने में इजी होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद करने हैं। एक पॉइंट और है, जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है, इसको भी याद करना। जनगणना कौन करवाता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। वहां पर आपने स्वास्थ्य मंत्रालय को टिक नहीं करना है, गृह मंत्रालय को करना है।
जो जनगणना करवाते हैं, जनगणना आयुक्त होते हैं, महापंजीयन कार्यालय होता है, ये सब के सब किसके अधीन होते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2-3 बातें थी। अब चलेंगे सीधा नंबर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 121 करोड़ है। ठीक है, एग्जैक्ट आप यहां पर देख सकते हैं। ये 121 करोड़ पूरी दुनिया का 17.5% है। क्वेश्चन बनता है, भारत में दुनिया का कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। इसमें लगभग 51.5% पुरुष हैं और इसमें लगभग 48.5% महिला हैं। तो कई बार पुरुष महिला भी पूछ लेता है। ठीक है, अगर हम राज्यों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, और यूपी के बाद महाराष्ट्र आता है। आपको टॉप 3 याद करने, क्योंकि कई बार एग्जामिनर में वो पहला वाला हटा देता है क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया, तो वो आपसे दूसरा या तीसरे का नाम पूछता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। और अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम का नंबर है और उसके बाद अरुणाचल का आता है। यानी सबसे ज्यादा यूपी, सबसे कम सिक्किम। ये थे राज्य। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और सबसे कम है लक्षद्वीप। इन दोनों को भी याद करेंगे, जैसे इन दोनों को याद किया उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों को भी याद करेंगे। दिल्ली के बाद पुडुचेरी आते हैं, चंडीगढ़ आते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या में। लक्षद्वीप के बाद दमन दीव आता है और दादरा नागर हवेली आता है, इसको भी याद करना है। आप जानते हैं 2020 में इन दोनों यूनियन टेरिटरी को एक कर दिया गया था, लेकिन आपसे जो नंबर पूछे जाते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या को लेकर के, उन क्वेश्चंस में हमेशा लिखा होता है 2011 के अनुसार बताइए। तो ये स्थिति हम 2011 के अनुसार लेकर चलेंगे, क्योंकि कभी भी आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता वर्तमान में बताइए। 2011 के नंबर्स हैं और उन्हीं से आपसे डेटा पूछा जाता है। तो ये थे राज्यों की बातें, केंद्र शासित प्रदेशों की बातें। कई बार थोड़ा सा डीप अगर क्वेश्चन बन जाए तो देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ लेता है। तो देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है महाराष्ट्र का ठाणे जिला, और इसके बाद आता है उत्तर 24 परगना जो कि बंगाल में है। सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो इसमें आता है दिबांग घाटी और उसके बाद आता है अंजाव, और ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो इस एक टेबल से हमने पूरी जनसंख्या, सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, केंद्र शासित प्रदेश दोनों को देखा, और उसके बाद सबसे ज्यादा जिला और सबसे कम जिला दोनों को कवर कर दिया। एक बात और यहीं पर याद कर लीजिए, आगे जाके इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। हमने देखा इस 121 करोड़ में पुरुष कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं। यहीं पर याद कर लीजिए, इस 121 करोड़ में अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें, इनका प्रतिशत 16.6% है, और अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, इनका प्रतिशत 8.6% है। यानी ये 16.5%, ये 8.5%। आगे और ज्यादा डिटेल में हम इनको यहां पर देखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दशकीय वृद्धि दर। इसको लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? ये रही है 17.7%। पूछेगा भारत की ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर बताइए, क्योंकि अब थोड़े से डीप क्वेश्चन आने लगे हैं। ओवरऑल पूछेगा तो 17.5 के करीब है, 17.7। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर अगर पूछेगा तो यह है भारत की 12.3%। और अगर पूछेगा भारत की 2011 के अनुसार शहरी दशकीय वृद्धि दर बताइए, तो शहरी दशकीय वृद्धि दर है 31.8%। इसको आपने याद करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ एससी की दशकीय वृद्धि दर को यहीं पर याद कर लीजिए। एससी की दशकीय वृद्धि दर है 20.8%, और एसटी की बात करें, इनकी दशकीय वृद्धि दर रही 23.7%। इनको भी साथ साथ में इसी के साथ नोट करते हुए चलें। इसी प्रकार टेबल बना लीजिए, यहां पर लिखना रह गया था तो आप इसको ऐसे में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पर नोट करते हुए जरूर चलें। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर, ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर, शहरी, एससी, एसटी, इन पांचों को याद करेंगे। अब आते हैं राज्यों पे। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। इसकी दशकीय वृद्धि दर रही थी लगभग 28%। सबसे कम वाले की बात करें तो वो है नागालैंड, जिसकी दशकीय वृद्धि दर -0.6% रही थी।
भारत में एकमात्र जगह नागालैंड जहां की दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव रही थी, इसको आपने याद करना है। इसके बाद सबसे कम केरल में रही और उसके बाद गोवा में रही। इसी प्रकार मेघालय में सबसे ज्यादा थी, उसके बाद अरुणाचल और उसके बाद बिहार। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे ज्यादा रही है दादर नागर हवेली में, ठीक है, और सबसे कम रही है लक्षद्वीप में। दादर नागर हवेली का ओवरऑल अगर हम बात करें राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में तो यह नंबर 1 पे रहा है। राज्यों में पूछेगा मेघालय, राज्यों में सबसे कम पूछेगा नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लक्षद्वीप। इनको याद करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिले की अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को देखा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी कुरुंग कुमे जिले की और ये अरुणाचल में आता है। सबसे नेगेटिव वाली सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर ये रही थी लॉन्ग लेग में और ये जिला आपके नागालैंड में आता है। तो जिलों के नाम भी आपने यहां पर याद करने हैं, ठीक है। अगला है हमारा जनघनत्व। भारत का जनघनत्व कितना था 2011 में? 382, ठीक है, इसको याद करेंगे। 2011 के अनुसार भारत का कुल जनघनत्व 382 था। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे बिहार आता है, उसके बाद बंगाल आता है और उसके बाद केरल आता है। जनघनत्व में जनघनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर के भीतर का जो एरिया है इसमें कितने लोग निवास करते हैं, इसी को बोला जाता है जनघनत्व, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अगर हम संदर्भ में बात करें 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में यह नंबर 1106 है और दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 11,000 लोग यहां पर रहते हैं। तो इसको याद करेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106, उसके बाद बंगाल का है 1028 और उसके बाद केरल का है 860। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम आता है जिसका केवल 52 है और उसके बाद सिक्किम आता है जिसका केवल 86 है। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है 11,320। इसके बाद चंडीगढ़ आता है और उसके बाद पुदुचेरी आता है, ठीक है। सबसे कम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें अंडमान निकोबार है, उसके बाद दादर नागर हवेली है और फिर आपका लक्षद्वीप आता है। तो जनघनत्व को लेकर के बिहार का नाम, बंगाल का नाम, इन दोनों के नाम बहुत बार आते हैं और यहां से अरुणाचल का नाम और यहां पर दिल्ली का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो यहां पर जिले को भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाला जिला है इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। सबसे कम की बात करें तो यह है दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला है हमारा लिंग अनुपात। भारत का लिंग अनुपात था 943। 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। लिंग अनुपात क्या हुआ? 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, इसे लिंग अनुपात कहते हैं। तो 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले 943 महिलाएं यहां पर हैं, ठीक है। ग्रामीण लिंग अनुपात की बात करें तो भारत में ग्रामीण लिंग अनुपात 929 है और शहरी लिंग अनुपात 949 है। एससी कैटेगरी का लिंग अनुपात की बात करें इनका 945 है और एसटी का बात करें इनका 990 है। इनको याद करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य है केरल 1084 के साथ। उसके बाद तमिलनाडु आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। यह है टॉप 3 लिंग अनुपात वाले राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में हरियाणा है 879, ये नंबर पूछा गया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर आता है और उसके बाद सिक्किम आता है सबसे कम लिंग अनुपात के मामले में। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पुदुचेरी का है, उसके बाद लक्षद्वीप का है और उसके बाद अंडमान निकोबार का है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम दमन दीव का है, उसके बाद दादर नागर हवेली और फिर चंडीगढ़ का आता है, ठीक है। तो ये लिंग अनुपात हैं, सबसे ज्यादा, सबसे कम, ग्रामीण लिंग अनुपात, शहरी लिंग अनुपात, एसटी एससी, सबको हमने यहां पर देखा। जिलों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है माहे जिला जो कि पुदुचेरी का है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम वाले की बात करें तो यह है दमन जो कि दमन में पड़ता है, ठीक है। अगला है शिशु लिंग अनुपात।
भारत का शिशु लिंग अनुपात है 919, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश का है 972। इसके बाद मिजोरम आता है और मिजोरम के साथ साथ मेघालय, दोनों संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे कम कहां का है शिशु लिंग अनुपात? तो लिंग अनुपात में भी हरियाणा और शिशु लिंग अनुपात में भी हरियाणा पहले नंबर पे है। हरियाणा के बाद यहां पर पंजाब है और उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात आपके अंडमान निकोबार में है और सबसे कम दिल्ली में है। तो इसको भी याद करेंगे। लिंग अनुपात भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, जो शिशु लिंग अनुपात है खासतौर पर ये वाला। अगला है हमारा जन्म दर और मृत्यु दर। इसको लेकर भी क्वेश्चन कुछ पेपर में पूछे गए हैं। भारत में 2011 के अनुसार जन्म दर कितनी रही थी? जो बर्थ रेट था ये रहा था 21.4%। सबसे ज्यादा जन्म दर वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे ज्यादा जन्म दर थी बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। सबसे कम जो बर्थ रेट था ये कहां का था? सबसे कम बर्थ रेट था गोवा का, ठीक है। इसके बाद त्रिपुरा का, फिर केरल का और फिर मणिपुर का। ये था बर्थ रेट। इसी से मिलता जुलता है आपका जो कि है मृत्यु दर, डेथ रेट जिसको हम कहते हैं। सबसे ज्यादा डेथ रेट था उड़ीसा का, भारत का ओवरऑल 7% था। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है उड़ीसा के बाद, उसके बाद छत्तीसगढ़ और असम। तो इसको भी याद करेंगे। और सबसे कम जो डेथ रेट था वो नागालैंड में था, उसके बाद मणिपुर में, उसके बाद दिल्ली में और उसके बाद मिजोरम में। तो सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य बिहार है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला राज्य उड़ीसा है, सबसे कम जन्म दर वाला राज्य गोवा है और सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य आपका नागालैंड है। इन चारों को आपने याद करना है। इसी प्रकार एक और रेट है शिशु मृत्यु दर कि 1000 जीवित बच्चों पर कितने मृत बच्चे पैदा यहां पर हो रहे हैं। तो ये था 40, यानी 1000 बच्चों पे 40 बच्चों की यहां पर डेथ हो जाती है। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहां का है? तो यह है असम का। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और फिर उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहां है? तो यह है गोवा में, उसके बाद मणिपुर, केरल और नागालैंड। टॉप 6 राज्यों को आपने याद करना है। सबसे ज्यादा जन्म दर, सबसे कम जन्म दर, सबसे ज्यादा मृत्यु दर, सबसे कम मृत्यु दर, सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर और सबसे कम शिशु मृत्यु दर। इन 6 को आपने याद करने हैं, क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला है और सबसे इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट है, वो है साक्षरता दर। इसको लेकर भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हैं। 2011 के अनुसार भारत की ओवरऑल साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। साक्षरता दर किसमें मापी जाती है? 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं, जो किसी भी भाषा में पढ़ने और लिखने दोनों में सक्षम होते हैं, उनको साक्षर माना जाता है। तो 7 वर्ष के ऊपर के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, जो पढ़ और लिख दोनों सकते हैं किसी भी भाषा में। तो भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। भारत में सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वो है शेरछिप जिला, जो कि मिजोरम में पड़ता है। इसको याद करेंगे, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह सबसे ज्यादा साक्षर जिला और सबसे कम साक्षर जिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला बताइए। अभी तक तो राज्य पूछता है, अगर जिला पूछ लेगा तो यह है मिजोरम का शेरछिप जिला। अब बात करते हैं राज्यों की। सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल 94% के साथ। इसके बाद आता है मिजोरम और उसके बाद आता है गोवा। सबसे कम साक्षरता में आता है बिहार, उसके बाद अरुणाचल और उसके बाद राजस्थान। सबसे ज्यादा साक्षर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है और सबसे कम दादर नागर हवेली है। इसको याद करेंगे, ठीक है। यह है ओवरऑल साक्षरता। लेकिन अब ओवरऑल साक्षरता के साथ साथ पुरुष और महिला साक्षरता भी आपसे पूछा जाता है। एक चीज यहां पर याद कर लेना इजी हो जाएगा, जैसे टेबल में आप देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता में केरल, मिजोरम, गोवा। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता में केरल, मिजोरम, गोवा। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता में भी केरल, मिजोरम, गोवा। तो साक्षरता में कुछ भी पूछे, सबसे ज्यादा पूछेगा तो केरल, मिजोरम, गोवा, ठीक है। ओवरऑल साक्षरता में भी बिहार है, पुरुष साक्षरता में भी बिहार है और महिला साक्षरता में भी सबसे पीछे बिहार है। इसको भी याद करेंगे तो ये आपके हो गए क्लियर। अब दूसरे फैक्ट्स को यहां पर देखते हैं। देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। महिला साक्षरता दर थी 65.46%।
ओवरऑल कितनी थी? 74.04%। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता में भी केरल है, यहां पर भी केरल, जैसा हमने देखा तो पुरुष महिला सब में एक जैसा है, और यहां पर भी लक्षद्वीप, यहां पर भी लक्षद्वीप, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होता है पुरुष साक्षरता में दूसरे और तीसरे नंबर को लेकर के। यहां पर है अरुणाचल और आंध्र, और यहां पर महिला साक्षरता में है राजस्थान और झारखंड। बाकी महिला साक्षरता में, पुरुष साक्षरता में, ओवरऑल साक्षरता में सबसे कम भी केंद्र शासित प्रदेश भी दादर नागर हवेली है। तो टेबल के माध्यम से आपको यही फायदा होता है, आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, जो चीजें अंडरस्टैंडिंग होती है वो डायरेक्ट आपको दिख जाती हैं। तो साक्षरता में कोई भी पूछे टॉप में तो केरल, मिजोरम, गोवा, ये आपका क्रम होगा। और सबसे कम साक्षरता में पूछे, चाहे पुरुष पूछे, महिला पूछे, ओवरऑल पूछे, तो बिहार होगा। ठीक है, इसको याद करना, और बाकी दूसरे और तीसरे को भी आपने यहां पर देख लेना है। अगला है हमारा ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, भारत में जो 121 करोड़ की जनसंख्या है उसमें से 68.8% भारत की ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार है, और उसके बाद बंगाल है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में है, और उसके बाद गोवा में है। यह है जनसंख्या के अनुसार, यानी नंबर ऑफ पीपल के अनुसार। परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है, इन दोनों को ध्यान से समझते हुए चलना। यह नंबर ऑफ पीपल है, यह नंबर ऑफ परसेंटेज है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद करेंगे। इसके बाद बिहार में है, और फिर असम में है। और इसी प्रकार सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या आपके गोवा में है, उसके बाद मिजोरम में है, और फिर तमिलनाडु में है प्रतिशत। तो इसको आपने याद करना है। अगर नंबर्स में पूछेगा तो ये सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि जनसंख्या भी यूपी की बहुत ज्यादा है, 25 करोड़ के करीब है। तो यहां पर ग्रामीण जनसंख्या की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछेगा तो हिमाचल सबसे आगे होगा, इसको याद करना है। और यही आपसे क्वेश्चन बनता है कि ग्रामीण जनसंख्या बताइए, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बताइए। तो हमने यहां पर सबको देखा। इसी प्रकार बात करते हैं शहरी जनसंख्या की। शहरी जनसंख्या भारत में 31.2% थी। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, और फिर आता है तमिलनाडु। सबसे कम शहरी जनसंख्या की बात करें तो यह सिक्किम में है, इसको याद करेंगे। उसके बाद अरुणाचल, और फिर नागालैंड। इंपॉर्टेंट है परसेंटेज वाला। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ये गोवा में है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद तमिलनाडु है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या का जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो हिमाचल में है, क्योंकि हमने पीछे देखा था ना, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां है, लगभग 90% हिमाचल की जनसंख्या ग्रामीण है, तो केवल 10% बची ना शहरी। तो शहरी जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत हिमाचल में है, उसके बाद बिहार में है, और फिर असम में है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, अगला है हमारा अनुसूचित जाति। अब एससी और एसटी के बारे में हम देखेंगे। 2011 के अनुसार जो हमारी जनसंख्या 121 करोड़ है, इसमें 20 करोड़ के लगभग यहां पर एससी जनसंख्या है, अनुसूचित जाति है। ठीक है, जो कि पूरी जनसंख्या का 16.6% है। तो हमारे देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 16.6। नंबर में पूछेगा 20 करोड़। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहां निवास करती है? सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, उसके बाद बंगाल में करती है, उसके बाद बिहार में करती है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या यूनियन टेरिटरी में निवास करती है। ये तो है एससी जनसंख्या। एससी जनसंख्या का प्रतिशत पूछेगा तो ये सबसे ज्यादा पंजाब में होगा, उसके बाद हिमाचल में होगा, कुछ दिन पहले यही पूछा गया था, उसके बाद बंगाल होगा। तो सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या यूपी में है, लेकिन सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या परसेंटेज ये पंजाब में है। यूनियन टेरिटरी में प्रतिशत में चंडीगढ़ सबसे आगे है, इसको याद करेंगे। और एससी का लिंगानुपात हमने ऊपर देखा था 945। टेबल से आपको सिर्फ ये बात याद करनी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या एससी की यूपी में है और परसेंटेज पंजाब में है। टॉप 3 आपने याद करने हैं। ठीक है, एसटी की बात करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट है यहां पर, देखिए न्यूनतम कहां होगी एससी की जनसंख्या? तो न्यूनतम कितना होता है? न्यूनतम होता है 0, जहां पर एक भी एससी नहीं निवास करता। भारत के कुछ राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब में जो एससी जनसंख्या है वो 0 है, यहां पर न्यूनतम है। कई बार 1-2 पेपर में क्वेश्चन बना है, आपको 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है इनमें से किसमें
एसटी जनसंख्या शून्य है। तो आपने इन चारों का नाम याद करना है, अरुणाचल, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यहां पर कोई भी अनुसूचित जाति नहीं रहती है, ठीक है। अगला है अनुसूचित जनजाति, एसटी की बात करें। पूरी जनसंख्या में इनकी संख्या है 10 करोड़ 43 लाख, 10.43 करोड़, इसको याद करना है। इनका प्रतिशत है लगभग 8.6% पूरी जनसंख्या में। जैसे एससी का कितना था 16.6, इनका कितना है लगभग आधा कर दीजिए, 8.5 के करीब है। लिंग अनुपात की बात करें, इनका 990 था। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या कहां निवास करती है? ये करती है मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहां निवास करती है? तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक भी एसटी जनसंख्या नहीं है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। यहां पर एसटी जनसंख्या निवास नहीं करती, इसको याद करेंगे। इसीलिए सिर्फ सर्वाधिक वालों को आपने याद करना है। तो सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उड़ीसा। सबसे ज्यादा जो एसटी जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में, वो दादर नागर हवेली में है। सबसे ज्यादा अगर हम परसेंटेज में बात करें, ये तो जनसंख्या है, सबसे ज्यादा एसटी प्रतिशत ये मिजोरम का है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। जनसंख्या में मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर परसेंटेज पूछेगा तो मिजोरम इसका आंसर होगा। इसके बाद नागालैंड है और उसके बाद मेघालय है, और परसेंटेज में यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप यहां पर आता है। तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन ये भी बनेगा। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश, सबसे कम तो कुछ राज्य हमने देखे, पंजाब, चंडीगढ़, जिसमें 0 जनसंख्या है। सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां है एसटी का? तो ये मिजोरम में है, ठीक है, इसको याद करेंगे। इन राज्यों के नाम याद करने हैं, पूछा जाता है। अब यहां पर धार्मिक जनसंख्या से रिलेटेड कुछ नंबर्स हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है। कुल जनसंख्या देश की कितनी थी? 121 करोड़ थी। इस 121 करोड़ में 6 धर्म यहां पर मुख्यतः हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं। इनके कुछ नंबर हैं, उनको देखेंगे, फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको भी यहां पर देख जाएंगे। हिंदू जनसंख्या कितनी है? अगर हम 2011 के अनुसार बात करें, 96.63 करोड़ हिंदू जनसंख्या है। मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? लगभग 17.22 करोड़। ईसाई जनसंख्या की बात करें, 2.78 करोड़ ईसाई जनसंख्या है। सिखों की जनसंख्या यहां पर लगभग 2 करोड़ के करीब है। जैन और बौद्ध की बात करें तो ये लगभग 84 लाख के करीब है, और जैन जनसंख्या आपकी 45 लाख के करीब है। इसको आपने याद करना है। क्वेश्चन बनता है, हिंदू और मुसलमान के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक जनसंख्या किसकी है? तो तीसरी सबसे बड़ी कौन है? ईसाई है यहां पर, हिंदू और मुस्लिम के बाद, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, 121 करोड़ में इनका हिस्सा कितना है? तो 121 करोड़ में लगभग 80% हिंदू हैं, 14% यहां पर मुस्लिम है, 2.5% के करीब 2.3% ईसाई हैं, 1.7% यहां पर सिख हैं, बौद्ध है 0.7% और जैन है 0.4%। दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है कि आपको दे देगा कि इन चारों में, इन 6 में, जो 6 प्रमुख धर्म हैं, इनमें सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किसकी है, सबसे कम किसकी है, ये भी याद करेंगे। हिंदुओं में दशकीय वृद्धि दर रही है 2011 में 16.8%, मुस्लिम में रही है 24.6%, ईसाइयों में बात करें लगभग 15.5 के करीब है, सिखों में लगभग 8.5 के करीब है, बौद्ध में 6.5 के करीब है 6.1%, और जैन में 5.5% के करीब है 5.4%। तो सबसे कम किसकी है? सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है जैन की, और सबसे ज्यादा किसकी है? मुस्लिम की, ठीक है। लिंग अनुपात की बात करें, क्वेश्चन बनता है, बताइए सबसे ज्यादा लिंग अनुपात निम्न में से किसका है? हिंदुओं का है, मुस्लिम का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, इस तरीके से। तो हिंदुओं धर्म में जो लिंग अनुपात है वो 931 है, मुस्लिम में 936 है, ईसाई में लिंग अनुपात 1006 है, सिखों में ये 893 है, बौद्ध में 953 और जैन में 940। तो सबसे कम लिंग अनुपात कौन से वर्ग में है? तो सिख धर्म में है। सबसे ज्यादा किसमें है? ईसाई में है। कई बार पूछ लेता है, क्रम लगाने को भी आ जाता है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हिंदू परसेंटेज कहां निवास करती है, कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे ज्यादा हिंदू परसेंटेज जो निवास करता है हिमाचल में निवास करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मुस्लिम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप और उसके बाद जम्मू कश्मीर का नाम आता है। सबसे ज्यादा बौद्ध जनसंख्या कहां की है? तो सबसे ज्यादा बौद्ध जनसंख्या महाराष्ट्र की है,
और सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या कहां की है, कुछ दिन पहले यही पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या नागालैंड की है। इसको भी आपने याद करना है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये पूरी टेबल थी जिसमें हमने इनको देखा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ग की सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है जनसंख्या प्रतिशत में, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, इस तरीके से लिंग अनुपात किसका कितना है, ये भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 2011 की जनगणना के हमने सभी इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं, मैंने कोशिश करी कि एक इफेक्टिव वे में, एक सिंपल तरीके से मैं आपके सामने सारे नंबर्स को यहां पर रख सकूं, ताकि आपको चीज़ों को याद करने में उनका जो एक जैसा पोर्शन है, जैसे शहरी जनसंख्या में याद करा हमने, परसेंटेज में याद करा, इसी प्रकार ग्रामीण में देखा, SC ST में देखा, सारी चीज़ों को हमने इस प्रकार टेबल के रूप में यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।